हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस सेल सिग्नलिंग के। ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं सीएसआई नेट के एग्जाम के लिए, गेट के लिए, डीबीटी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2009। Cell expressing epidermal growth factor EGF receptor were treated or untreated with EGF. The cells were lysed and immunoprecipitate with EGF receptor specific antibodies. The immunoprecipitate was analyzed by Western blotting with antibodies specific to phosphotyrosine, phosphothreonine, tyrosine kinase, threonine kinase. Which of these antibodies would detect a band under T and U condition? Here T represent a treated condition and U represent a untreated condition. तो ध्यान से देखिएगा, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, आपका एक सेल है जिसमें आपने सेल को ट्रीट किया है और एक सेल है जिसको आपने अनट्रीट रखा है। एक जो सेल ट्रीटेड है, ठीक है, और एक है आपका अनट्रीटेड, तो उसमें ईजीएफ के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है दोनों सेल्स में। एक सेल को आपने ईजीएफ प्रोवाइड किया है और दूसरे सेल को ईजीएफ आपने प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज एंटीबॉडी वुड डिटेक्ट अ बैंड अंडर टी एंड यू कंडीशन। देखिए, जब आपने सेल को ट्रीट किया ईजीएफ से, हमको पता है ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर किस पाथवे का ये लाइगेंड है, आरटी के पाथवे का ये लाइगेंड है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो ऑब्वियसली अगर आपने ईजीएफ दिया है ट्रीटेड सेल को तो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी उसमें ऑब्वियसली, ठीक है, एज वेल एज फॉस्फोटायरोसिन होगा। तो फॉर ट्रीटेड सेल टी का होगा थर्ड एंड फर्स्ट, बट फॉर अनट्रीटेड जिसमें एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आपने, जो कि ये अनट्रीटेड सेल है जिसमें आपने एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर नहीं दिया है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी, बट उसमें फॉस्फोटायरोसिन एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉस्फोटायरोसिन एक्टिविटी तब देखने के लिए मिलती है जब लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होती। तो आपको अनट्रीटेड कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो ए ऑप्शन। बिकॉज आप दोबारा समझिए, अनट्रीटेड सेल है, अनट्रीटेड मीन्स आपने यहाँ पर ईजीएफ नहीं दिया ईजीएफ रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। जब ईजीएफ नहीं है, लाइगेंड जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रहा, तो कोई भी लाइगेंड रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि रिसेप्टर पे सिर्फ और सिर्फ टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट है, इसीलिए अनट्रीटेड क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, यू का थर्ड। बट ट्रीटेड जो हमारी सेल है जिसमें हमने एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइगेंड दिया है, जब लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, इट मींस टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे रिसेप्टर में, एज वेल एज फॉस्फोटायरोसिन मींस टायरोसिन जो है फॉस्फोराइलेटेड, वो जो काइनेज जो आपके रिसेप्टर में जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, टायरोसिन क्या होंगे, फॉस्फोराइलेटेड हो जाएंगे, इसीलिए ट्रीटेड के लिए हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो आप मुझे एक बार कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन सीएसआई नेट दिसंबर 2012, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, दिसंबर 2012 में। देखिए, ये क्वेश्चन है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF is needed for growth of almost all cells. EGF receptor is a transmembrane protein having extracellular ligand binding domain and a transmembrane domain and a cytosolic domain of PTK, protein tyrosine kinase. Binding of EGF to the receptor activates PTK, phosphotyrosine kinase, resulting in activation of transcription factor through intercellular transducer. In cell type A, much of the extracellular ligand binding domain is deleted by protease A. तो देखिए, हम बना लेते हैं, क्या हुआ कि आपका एक सेल है A, इसमें आपने क्या किया कि लाइगेंड बाइंडिंग जो डोमेन है, ये अगर आपका रिसेप्टर है तो इसका ये जो डोमेन है यहाँ, ये वाला जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, इसे आपने रिमूव कर दिया, ठीक है।
सच दैट साइटोसोलिक डोमेन ऑफ पीटीके बिकम कॉन्जिक्यूटिवली एक्टिव। लेकिन इसका जो साइटोसोलिक डोमेन है, ये जो डोमेन है ये कॉन्जिक्यूटिवली एक्टिव है, मीन्स ये हमेशा एक्टिव रहेगा इवन दो लाइगेंड है या नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन को डिलीट कर दिया है। लाइगेंड बाइंड नहीं, इवन दो लाइगेंड प्रेजेंट है पर लाइगेंड बाइंड नहीं होगा, क्योंकि आपने सेल टाइप ए में लाइगेंड को रिमूव, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन को रिमूव कर दिया है। पर आपने क्या किया, उसके साइटोसोलिक डोमेन में उसका जो पीटीके है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है, मींस वो हमेशा ऑन रहेगा। अगर पीटीके एक्टिव है तो वो एक्टिवेट रखेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, ठीक है। लेकिन सेल टाइप बी में आपने क्या किया कि नॉर्मल ईजीएफ ग्रोथ, नॉर्मल ईजीएफ रिसेप्टर है, नॉर्मल है जो ईजीएफ रिसेप्टर है। तो कौन सा बेस्ट फिट ग्राफ है दोनों कल्चर के लिए, सेल टाइप ए के लिए एज वेल एज बी के लिए, जब ईजीएफ होगा और जब ईजीएफ की एब्सेंस है तब। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए थोड़ा सा ये देखने में आपको मे बी प्रॉब्लम हो सकता है, पर आप ध्यान से समझिए कि जब, अगर आप खुद समझिए, देखिए ये बी सेल मैं बना रही हूं, ठीक है, ये अगर ईजीएफ का रिसेप्टर है, ठीक है, ईजीएफ रिसेप्टर, और ये क्या है, ईजीएफ। तो जब ईजीएफ रिसेप्टर से बाइंड होगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, पीटीके एक्टिव होगा, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, फिर टायरोसिन पे फॉस्फोराइलेशन होगा और बाकी के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ईजीएफ नहीं होगा तो लाइगेंड से बाइंड नहीं कर सकता, रिसेप्टर बाइंड नहीं हो पाएगा लाइगेंड से। जब रिसेप्टर लाइगेंड बाइंडिंग नहीं होगी तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं होगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसड्यूसर नहीं चलेगा, ठीक है। तो बी में तो नॉर्मल चीज है। अगर हम ग्राफ देखें तो देखिए बी का तो नॉर्मली ग्रो कर रहा है, और जब ईजीएफ नहीं है तो क्या हो रहा है, रिड्यूस देखने के लिए मिल रहा है हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम ए की बात करें, चाहे लाइगेंड हो चाहे लाइगेंड ना हो, क्योंकि लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन आपने डिलीट कर दिया, लेकिन जो साइटोसोलिक डोमेन में पीटी की एक्टिविटी है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूटिवली मीन्स हमेशा ऑन रहेगी वो एक्टिविटी, ठीक है। तो ए में चाहे लाइगेंड हो या ना हो, दोनों ही ऑलवेज, ग्राफ में क्या दिखाएगा, ऑलवेज क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी जैसे जैसे टाइम के साथ, मींस आइदर ईजीएफ प्रेजेंट है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेल पर, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा क्यों। देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या दिखा रखा है कि ए और बी में जब ईजीएफ प्रेजेंट है, तो जब ईजीएफ प्रेजेंट है तो दोनों में ए और बी सेल्स में ग्रो कर रहा है, पर जब ए और बी में जब ईजीएफ प्रेजेंट नहीं है तो दोनों में डिक्लाइन है, जबकि ऐसा नहीं होगा, ए सेल में नॉर्मली होगा चाहे ईजीएफ प्रेजेंट हो या ना हो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन सीएसआई नेट जून 2016। Which one of the following statement about receptor enzyme is false? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट false है? A receptor enzyme has an extracellular ligand binding domain, transmembrane domain, and an intracellular catalytic enzyme domain. Second option is many type of receptor enzymes are found in animals. Third option, the signal transduction pathway of receptor enzyme involve phosphorylation cascade. Fourth option, receptor enzyme interact directly with intracellular G protein. तो आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमें पता है ये करेक्ट है, मेनी टाइप ऑफ रिसेप्टर एंजाइम आर फाउंड इन एनिमल, ऑब्वियसली ये करेक्ट है। द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ रिसेप्टर एंजाइम इन्वॉल्व फॉस्फोराइलेशन कैस्केड, ऑब्वियसली रिसेप्टर एंजाइम्स अगर हम आरटीके देख लें, ठीक है, तो हमें फॉस्फोराइलेशन वाला कैस्केड देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि रिसेप्टर एंजाइम इंटरेक्ट डायरेक्टली विद इंट्रासेलुलर जी प्रोटीन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन सीएसआई नेट दिसंबर 2015। GPCR, G protein coupled receptor consists of 3 protein subunit, alpha, beta and gamma. In unstimulated state, alpha subunit is GTP bound and GPCR is inactive. When GPCR get activated, it acts like guanine nucleotide exchange factor GEF and induces alpha subunit to release its bound GDP
allowing GTP to bind in its place in order to regulate G protein activity by regulating GTP concentration. Alpha subunit act test. देखिए आपके लिए बहुत क्वेश्चन इजी होगा अगर आपने मेरी GPCR की सारी वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि GPCR में हमारी अल्फा सब यूनिट पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है। उस पर प्रॉपर्टी होती है GTPase की। GTPase की प्रॉपर्टी क्या करती है? GTP को GDP में एक्सचेंज करती है, ठीक है, हाइड्रोलाइज करती है। GTP को GDP में हाइड्रोलाइज करती है, जबकि GEF क्या करता है? हमारा GDP को GTP में एक्सचेंज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट, GTPase। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2017 में। मैच द मॉलिक्यूल इन कॉलम 1 विद इट्स फंक्शन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ आपको दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स और आपको उनका फंक्शन बताना है कॉलम सेकंड से मैच करके, जैसे कि कॉलरा टॉक्सिन, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, IP3, कैफीन। तो देखिए कॉलरा टॉक्सिन हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ भी चुके हैं GPCR का। अगर देखिए आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पूरा प्लेलिस्ट का, वहां से देख लीजिएगा। अगर हम कॉलरा टॉक्सिन की बात करें तो कॉलरा टॉक्सिन हमारा क्या करता है? मॉडिफाई करता है G स्टिमुलेटरी प्रोटीन को, जबकि पर्ट्यूसिस टॉक्सिन हमारा क्या करता है? मॉडिफाई करता है G इनहिबिटरी प्रोटीन, G अल्फा आई, G जो इनहिबिटरी का रोल प्ले करता है, ठीक है। IP3 क्या करता है? इंक्रीज करता है हमारे कैल्शियम आयन को, ठीक है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। कैफीन क्या करता है? इनहिबिट कर देता है CMP फॉस्फोडाइस्ट्रेस को, ठीक है। तो अब आप मैच कर लीजिए। देखिए P का थर्ड, तो ऑब्वियसली A, Q का फर्स्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। R का फोर्थ एंड S का सेकंड, तो फर्स्ट क्या है आपका ऑप्शन? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन DBT 2010। एलिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 रिजल्ट इन रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली। देखिए हम ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं जब हमने GPCR पूरा डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। तो IP3 क्या करता है? आपके कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज होती है? कौन सी ऑर्गेनेल रोल प्ले करती है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है गेट 2007 में पूछा गया है आप लोगों से। Which of the following hormones bind to a cell surface receptor? इनमें से कौन सा हार्मोन सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करता है? एस्ट्रोजन, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन और एल्डोस्टेरोन। ऑब्वियसली इंसुलिन जो RTK पाथवे है उसका ही लाइगेंड है, ठीक है। और RTK पाथवे क्या है? हमारी सेल सरफेस, उस सेल की सरफेस पे उसका क्या होता है? रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंसुलिन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, आप इन्हें इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो हमने टेलीग्राम पर जो ज्ञान वर्षा से एक ग्रुप बना रखा है आप वहां पर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।